हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप सिंह पचैरा और मैं आज आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 विज्ञान का पाठ नंबर 2 अम्ल क्षार तथा लवण पाठ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक को समझने की। तो इनके बीच में अगर अंतर देखें, डिफरेंस से हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो होंगे वो कैसे होंगे, हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें क्षारक में, तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। यानी लिटमस पेपर होता है, अगर मैं बात करूँ इसकी, लिटमस पेपर एक होता है, आपको आपके स्कूल में लैब में किसी में मिल जाएगा। तो लिटमस पेपर जो होता है, अगर हम किसी भी विलयन में इसको डालते हैं तो अगर ये नीले से लाल हो जाता है, यानी कि ये कैसा है, अम्ल माध्यम है। अगर ये लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है तो यानी कि क्या मतलब है, ये क्षारक है। तो हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं वो क्षारक होते हैं। यानी कि क्षारक में उल्टा हो जाता है इसका। तीसरा देते हैं तो ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो किसी भी विलयन में जब घुलनशील होते हैं, घुलते हैं, तो वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्षारक जो होते हैं वो किसी भी विलयन में, जलीय विलयन होगा उसमें OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो हमें ये भी हमें आगे बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है। तो H पॉजिटिव आयन कौन देते हैं, अम्ल देते हैं, और OH नेगेटिव आयन को देते हैं, क्षार देते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो अम्ल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, HCl, H2SO4, CaCO OH। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयन कैसे देते हैं, तो इनको अगर हम HCl को तोड़ के बताऊं मैं तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी क्या क्या इसने H पॉजिटिव आयन दिया, तो जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल होते हैं, जिसमें इसने यहाँ पर क्या दिया, H पॉजिटिव आयन दिया। सभी को तोड़ लेंगे, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूट जाएगा। इसको भी तोड़ दो, ये किस में टूट जाएगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो यानी कि सारे के सारे विलयन ने जो सूत्र लिखे हुए हैं सब ने क्या दिया है, H पॉजिटिव आयन दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, अम्ल हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं क्षारक में, तो क्षारक एग्जांपल देखते हैं, क्या देता है, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। यानी कि क्या करेगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी क्या दिया इसने, OH नेगेटिव आयन दिया, मतलब क्षारक है। इसको भी तोड़ लेते हैं, क्या करेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसको भी तोड़ लेते हैं, ये किसमें टूटेगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यानी क्या किया इसने, सभी के सभी OH नेगेटिव दे रहे हैं आयन। इसका मतलब क्या है कि वो क्षारक है। तीसरे पॉइंट को ध्यान रखना, यानी जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। तो सारे ने सभी ने H पॉजिटिव आयन दिए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो क्या कर रहा है, ये सारे के सारे विलयन में क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस अंतर अम्ल और क्षारक में। तो आइए अगर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है, जो अम्ल होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो भाग होते हैं इसके, कौन कौन से, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या कह रहा है कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में, यानी अम्ल जो होता है, कोई भी मान लो हमने विलन ले लिया, ठीक है, अब विलन ले लिया, उसमें जो अम्ल होगा वो तो अधिक मात्रा में होगा, और उसमें जो पानी होगा वो अल्प मात्रा में होगा, यानी कि बहुत कम मात्रा में होगा। तो ऐसे हम विलयन को सांद्र अम्ल कहते हैं, यानी कि अधिक अम्ल है और अल्प जल है उसमें, तो उसे क्या कहेंगे हम, सांद्र अम्ल। दूसरा बात करते हैं तनु अम्ल की। तो तनु अम्ल में क्या है कि ऐसे विलयन जिनमें अम्ल तनु मात्रा में, यानी कि कम मात्रा में होगा, और जल अधिक मात्रा में, यानी कि सांद्र का उल्टा होता है तनु। तो तनु क्या कह रहा है कि जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है, तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात क्षार। क्षार क्या होता है, एक होता है क्षारक, एक होता है क्षार। तो इन दोनों में अंतर क्या है,
तो क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, मैंने बताया ये लाल को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। लेकिन ये क्षार क्या है, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? देखो जल में हमने कोई भी जल लिया, ठीक है, हमने जल ले लिया, अब ये हमने यहाँ पे जल ले लिया, ठीक है, अब जल ले लिया तो घुलनशील क्षारक, अब ना हमने कोई सा भी क्षारक यानी कि हमने कौन सा डाल दिया, NaOH डाल दिया मानो, तो NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो इसे क्या कहेंगे, उस विलयन को हम क्षार कहेंगे, यानी जल में क्षारक का घुलना क्षार कहलाता है। बात समझ में आई? अब ऐसा करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में मैं इसे रफ करता हूँ, फटाफट लो। हो गया? आज बात करते हैं सूचक। अब सूचक क्या होता है, तो मैं बताऊंगा आपको। तो सूचक जो होता है ये पता लगाता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो सूचक क्या पता लगाएगा कि कोई भी विलयन क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। अब कैसे पता लगाएगा, तो सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। सूचक जो होंगे कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। तो सूचक जो होंगे ये पता लगाएंगे कि कोई भी विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। तो ये 3 प्रकार से पता लगाते हैं हम, प्राकृतिक सूचक से, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक से और गंधीय सूचक से। तो प्राकृतिक सूचक होता क्या है, ठीक है, अब ये बताते हैं प्राकृतिक सूचक होता क्या है। तो ऐसे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से। तो ये सूचक जो होते हैं वो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो वे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। बात करते हैं कृत्रिम की। तो कृत्रिम यानी कि नाम से, यानी क्या कर रहा है, संश्लेषित, मानव द्वारा निर्मित, यानी जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, उसे हम कृत्रिम या संश्लेषित कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे में मिलेंगे, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में बनते हैं, किससे, रसायनों द्वारा, ठीक है, रसायनों से बनते हैं ये प्रयोगशाला में, ठीक है। और गंधीय तीसरा होता है, यानी कि ये किससे, ये गंध से, ये हमें अपनी नाक के द्वारा गंध से पता लगाया जाता है कि कौन सा सूचक है, ठीक है, यानी अम्ल है या क्षारीय है, ये हमें अपने आप खुद पता लगाना पड़ता है। तो जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक में 2 होते हैं, ठीक है। पहला होता है, प्राकृतिक सूचक में कौन सा है, पहला है आपका लिटमस, जो मैंने पहले बताया था कि अम्ल या क्षारीय। लिटमस क्या करता है, लिटमस जो होता है वो नीले से लाल हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, दोनों बताए थे हमने क्षार में। तो ऐसे लिटमस जो होता है, अब लिटमस को देखें तो अम्ल में कैसा होता है और क्षार में कैसा होता है। तो लिटमस जो था मैंने आपको बताया था कि अम्ल में कैसा होता है, लाल, और क्षार में कैसा होता है, नीला। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अम्ल में कैसा होता है, लाल, और क्षार में क्या होता है, नीला। दूसरा होता है हल्दी। कौन सा होता है, हल्दी। तो अगर हल्दी की बात करें, तो हल्दी जो होती है वो अम्ल में पीली होती है, कैसी होती है, पीली, ठीक है।
तो हल्दी जो होगी अम्ल में कैसा रंग दर्शाएगी, पीला, और क्षारक में दर्शाती है लाल। ठीक है, तो ये दोनों हो गए प्राकृतिक सूचक के कौन से हो गए, ये यानी कौन से क्या होते हैं, ये पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएं कि ये अम्ल है या क्षारीय हैं, तो लिटमस जो होता है और हल्दी, ये दोनों प्राकृतिक सूचक के उदाहरण होते हैं। लिटमस अम्ल में लाल देता है और क्षारक में नीला रंग देता है, और जो हल्दी होती है दूसरे नंबर की, तो वो अम्ल में पीला रंग देती है और क्षारक में लाल रंग देती है। तो ये हो गए आपके प्राकृतिक सूचक। अब बात आती है आपकी कृत्रिम संश्लेषण की। तो कृत्रिम संश्लेषण में क्या होते हैं कि ये जो रसायनों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या प्रयोगशाला में यानी कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो होता है फिनोल्फ्थेलिन। कौन सा होता है, फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। तो रसायन प्रयोगशाला में कौन सा होता है, पहला होता है फिनोल्फ्थेलिन और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। तो अब बात करें इनकी अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार, ठीक है। तो जो फिनोल्फ्थेलिन जो होता है वो अम्ल में अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है, अपरिवर्तित, यानी जैसा पहले था वैसा ही किसी घुलनशील विलयन में होता है। तो फिनोल्फ्थेलिन जो होगा वो अम्ल में अपरिवर्तित रहता है यानी समान रहता है। क्षारक जो होता है यानी बदलेगा नहीं, जैसे पानी, यानी कि पानी जैसा रहेगा। ठीक है, पानी जैसा समझ सकते हो, पानी जैसे रंग का अपरिवर्तित रहेगा। और क्षारक में होता है, ये कैसा होता है, गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी। तो फिनोल्फ्थेलिन जो होगा वो कैसा है, कृत्रिम संश्लेषण है। और दूसरा क्या रहता है, अम्ल होगा तो अपरिवर्तित रहता है यानी पानी जैसे रंग का, और क्षारक होगा तो गहरा गुलाबी होता है। और मेथिल ऑरेंज जो होता है अब बात करते हैं इसकी क्षारक में मेथिल ऑरेंज की। तो मेथिल ऑरेंज जो होगा वो अम्ल में होता है लाल। कैसा होता है, लाल, और क्षारक में होता है पीला। तो मेथिल ऑरेंज जो होगा वो अम्ल में कैसा होता है, लाल होता है, और क्षारक में कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो ये दोनों कौन से हो गए, प्राकृतिक सूचक हो गया और कृत्रिम संश्लेषित सूचक हो गया। बात करते हैं तीसरे गंधीय सूचक की। ठीक है, अब गंधीय सूचक में क्या आता है, तो गंधीय सूचक में कौन सा, यानी कि जिन्हें हम नाक के द्वारा सूंघ कर पता लगा सकें कि ये अम्लीय है या क्षारक है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें पहला होता है प्याज का रस। कौन कौन से, प्याज का रस। दूसरा होता है वेनिला, और तीसरा है लौंग का तेल। लौंग का तेल। अब इनके अम्ल और क्षारक माध्यम देख लेते हैं। अम्ल हो गया और ये क्षारक माध्यम हो गया। ठीक है, अम्ल और क्षारक माध्यम हो गया। तो प्याज का रस और वेनिला और लौंग का तेल, ये तीनों क्या है, गंधीय सूचक होते हैं। अब प्याज के रस की बात करें तो जो अम्ल में अगर ये विलयन आता है तो इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। कैसी गंध होती है, तीक्ष्ण, यानी कि बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। और दूसरा होता है क्षारक। अगर प्याज का रस को क्या करें हम क्षारक में डालें तो कोई भी गंध नहीं होती है, यानी गंध जो होगी वो नहीं होगी,
गंध नहीं होती है। ठीक है, गंध नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है वेनिला। तो वेनिला में अगर बात करें तो ये कैसा होता है, जब अम्ल में आता है तो कैसा होता है, समान होता है। यानी पहले जिसकी जैसी गंध थी वो विलयन में आकर भी वैसी ही रहेगी, यानी कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो वेनिला जो अम्ल में आकर कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। अगर ये क्षारक माध्यम में आती है तो इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। ठीक है, कोई भी गंध नहीं होती है। तीसरा आता है लौंग का तेल। तो लौंग के तेल की अगर हम बात करें तो लौंग का तेल अम्ल के संपर्क में समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है, लेकिन क्षारक माध्यम में आकर इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। तो सीधा सीधा अगर मैं शॉर्ट में याद कर लें तो गंधीय सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 इसके एग्जाम्पल हैं। प्याज का रस ले लिया, वेनिला और लौंग का तेल। अम्ल और क्षारक दोनों में अगर इसकी हम डायरेक्ट बात करें तो प्याज का रस जो होता है तीक्ष्ण गंध होती है, क्षारक में गंध नहीं होती है। वेनिला समान, यानी कि पहले जैसी गंध थी अब भी वैसी ही उसमें गंध है, यानी कि एक समान रहेगी। लौंग का तेल है, अम्ल में ये भी समान रहेगी। अब ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है कि क्षारक में गंध नहीं होती है तीनों एग्जाम्पल की। ठीक है, हमें आगे के अक्षर याद रखने, यानी कि अम्ल में तीक्ष्ण गंध होती है प्याज की, समान होते हैं, और क्षारक में कोई भी गंध नहीं होती। ऐसे भी हम इसे याद कर सकते हैं। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सूचक का ये हो गया आपके सूचक, फटाफट लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे हम बात करेंगे अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या करेंगे, धातु की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ और क्षारक के साथ दोनों के साथ हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया करें, हम धातु की। तो जब हम अम्ल और धातु की अभिक्रिया करेंगे तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल क्या ले लिया हमने, HCl ले लिया। धातु कौन सी ले ली हमने, जिंक। तो हम जब इन दोनों को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब इनको क्या करें, पॉजिटिव होता है, धातु है तो पहले में पॉजिटिव और दूसरे में से नेगेटिव, तो यह इससे यहाँ जुड़ जाएगा तो ZnCl2 बन जाएगा, प्लस क्या बचा, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। बात करते हैं फिर क्षारक के साथ अभिक्रिया किसकी, धातु की। तो क्षारक क्या ले लिया हमने, NaOH, और धातु कौन सी ले ली, जिंक। तो इसको भी हम ऐसे ही तोड़ देंगे जो हमने पहले तोड़ा है। ठीक है, 2Na पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। ठीक है, इसमें तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इसमें धातु जो होगी वो, अब देखो इसमें ऐसा नहीं है, अब जिंक और सोडियम इनमें से ताकतवर जो होता है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो होता है सोडियम। तो सोडियम सबसे पहले का, तो सोडियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। तो Na2, उसके बाद में कम क्रियाशील तत्व आता है वो आएगा Zn, तो Na2Zn। फिर जब नेगेटिव वाला आता है, जब हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2H पॉजिटिव और 2O नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा O2। या फिर कैसे तोड़ सकते हैं, इसे उल्टा कर लो, H2। अगर आपका आसानी होती है, मतलब डायरेक्ट लिखना है आपको, तो H2O2 ऐसे कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा O2, तो Na2Zn O2 बन जाएगा, और बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो दोनों में ही एक कॉमन चीज़ है कि दोनों में ही लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, तो Na2Zn O2 जो होता है वो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं अम्ल और क्षार की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया।
ठीक है, इसके बाद करते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आता है इसमें अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें तो अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो क्या बनेगा इसमें लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं कि हमने भैया कोई भी अम्ल ले लिया HCl, ठीक है, HCl। अब धातु कार्बोनेट कोई भी ले सकते हैं, हमने कौन सा ले लिया Na2CO3, कौन सा ले लिया Na2CO3। अब क्या बनवा रहा है वो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन करने का तरीका बताऊं तो इनको हमको तोड़ लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, तो 2Na पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव। अब हम CO3 यानी कार्बोनेट, CO3 जो होता है वो कार्बोनेट को भी होता है। अब CO3 को भी हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, CO2 में और O नेगेटिव में। तो अब बात करते हैं कि क्या बनेगा लवण। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें धातु कौन सा यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा। तो Na और इधर क्या है Cl, तो NaCl हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पर कितने Na हैं, दो, तो यहाँ पर Cl कितना है एक, तो यहाँ पर दो NaCl लगाएंगे तो यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे हमें दो, तभी तो दो Cl होंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं CO2। तो CO2 का CO2 सिंपल है, लिख देंगे। ओके, अब देखिए दो H आ गए तो H2 बचा कितना सिंगल O, तो जल हो गया रिएक्शन, कोई दिक्कत। यानी कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं, जो मैंने अभी आपको करा के दिखाया। यानी कि हमने HCl अम्ल ले लिया, सोडियम कार्बोनेट जो है धातु कार्बोनेट ले लिया, तब यानी कि हम रिएक्शन इनको ऐसे तोड़कर, जो हमें तो ध्यान रखना कोई भी रिएक्शन अगर डिफिकल्ट लग रही है तो उसको हमें पार्टों में तोड़ लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा लवण बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, CO2 का CO2 है और यहाँ पर दो H है और O है तो H2O बन जाएगा। तो ये हो गई अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्या है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करानी है। तो अम्ल हमने कोई सा भी ले लो, तो पहले मैं सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट।
तो अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट जब अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ये भी लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देते हैं। ठीक है, अब कैसे देते हैं ये हम देखते हैं। तो अम्ल हमें कोई भी ले लो, अम्ल हमने कौन सा ले लिया, HCl ले लिया। ठीक है, अब धातु बाइकार्बोनेट, अब बाई क्या होता है इसमें, जो शब्द बाई बार बार आ रहा है, ये बाई का मतलब होता क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ही हम बाई बोल देते हैं, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बोलेंगे, देखो अब मैंने धातु का बाइकार्बोनेट लेना है तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अब मैं क्या बोला, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूँ। तो जो H होती है, हाइड्रोजन होती है, उसी को हम बाई बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो हमें पता है कि ये रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था कि डिफिकल्ट जब हमें कोई भी रिएक्शन लगती है तो हम उसे पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो जब हम इसको पार्ट में तोड़ लेंगे तो ये Na पॉजिटिव में टूट जाएगा, H पॉजिटिव में टूट जाएगा और CO3 नेगेटिव में टूट जाएगा। मैंने बताया था कि CO3 को भी हम CO2 और O नेगेटिव में टूट सकते हैं, और ये किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो हमें क्या बनाना है, लवण बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम धातु है, तो सोडियम एक में से पॉजिटिव दूसरे में से नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, NaCl धातु। लवण बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल है, लिख देंगे। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो दो हाइड्रोजन हो गई और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो क्या बनेगा, ये H2 यानी कि जल निकल जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। यानी अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। जैसे हमने किया है HCl प्लस NaHCO3। ठीक है, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो HCO3 होता है और बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। तो हमने पार्टों में तोड़ लिया और जब हमने ये रिएक्शन करी तो क्या मिला, हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक बात समझ लो, मैं आगे बता रहा हूँ कि जो मैंने अभी बताई अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं, ये तो दोनों हो गई। लेकिन हम बात करें क्षारक की, किसकी बात करें, क्षारक की, तो ये क्षारक के साथ अभिक्रियाएं नहीं करता है। यानी क्षार जो होगा वो इनके साथ अभिक्रियाएं नहीं करेगा। तो क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परीक्षण। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अब परीक्षण करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करेंगे तो हम क्या करना है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर इस विलयन का रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसे कि भैया हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली CO2 प्लस, अब हमें क्या करना है, चूने के पानी जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, चूने का पानी है, ध्यान रखना। तो चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की को हम जब क्या करेंगे, चूने के पानी के साथ प्रभावित करेंगे तो कैसा रंग देगा, ये दूधिया रंग देगा। तो आइए करके देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ो, किस में टूट जाएगा, Ca में और 2OH नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा इसका, Ca, भाई हमने क्या ले लिया, कैल्शियम पॉजिटिव ले लिया हमने। ठीक है, तो CaCO, इसको भी हम तोड़ देंगे तो CaCO3, यानी क्या देगा मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट देता है। ठीक है, CaCO3।
प्लस, ठीक है, तो क्या देगा ये हमें CaCO3। और आगे और देखें तो क्या बचा अब हमारे पास भाई, इसमें से जो कितने थे, 2 ऑक्सीजन थे और कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे। अब हमने क्या किया था, एक ऑक्सीजन इसके साथ ले लिया था तभी तो CO3 बना था, तो CaCO3, तो एक ऑक्सीजन और रह गया तो H2 और O, तो क्या बन गया पानी। बात समझ में आई? दोबारा देखो, CO2 को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर यह दूध या हो जाता है। कैसे कि जब हमने CO2 को किसके साथ किया, चूने के पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया प्रवाहित किया, तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो CO2 CaOH का होल ट्वाइस को जब हम तोड़ेंगे तो C पॉजिटिव में टूटेगा और 2OH नेगेटिव में टूट जाएगा। अब इसमें देखो 2 ही ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन है। अब CaCO3 हमें क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना। ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो CO2 के साथ एक ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा तो CO3 बन जाएगा। तो इसमें से एक ऑक्सीजन और बचा और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, तो H2O यानी कि क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अगर CO2 की मात्रा अधिक हो, क्या आ रहा है, अगर CO2 की मात्रा कैसी हो, अधिक हो, तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हमने क्या बचा था, CaCO3 मिला है हमें, यहाँ पे क्या मिला है, CaCO3। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे और क्या मिला था यहाँ पे, पानी CaCO3 प्लस H2O, और इसमें क्या प्रभावित करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई अधिक मात्रा जो हो रही है किसकी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। परीक्षण किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर जो मिला है, उत्पाद मिला है, उसी के साथ हम क्या करेंगे, CO2 का परीक्षण कर रहे हैं, उसी के साथ इसको प्रभावित करेंगे दोबारा से। ठीक है, अब वही कंडीशन, इसको क्या करना है हमें, अब जोड़ना है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमें CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी क्या होना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया हमारा। कब, जब CO2 की मात्रा हमने अधिक कर दी। ठीक है भाई, कैसे बन गया, अब देखो कैसे बना है, ये ध्यान रखना। देखो CaCO3, ठीक है, और H2 और CO2, जब हमने क्या किया, जब हम पानी को तोड़ेंगे तो 2H पॉजिटिव O नेगेटिव में टूट जाएगा ये। ठीक है, और CO3 हो गया, और इसको क्या तोड़, और इसको हमें तोड़ना ही नहीं है। अब देखो CO3 इसमें से एक हो गया और CO2 और O, तो CO3 कितने हो गए, 2 हो गए CO3। तो CO3 को हम होल ट्वाइस में लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो HCO3 का होल ट्वाइस लिख दें, यानी कि क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और बचा क्या, कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, पहले समझ लो कि जब हम अम्ल और क्षारक, यानी अम्ल और क्षार दोनों की एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। यानी कैसे भाई, डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो भाई, जब क्या करेंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हम परस्पर एक साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे, क्या अम्ल हमने ले लिया भाई HCl, ठीक है, क्षार हमने कौन सा ले लिया, NaOH। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भाई तोड़ दो इनको, किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इसमें से पॉजिटिव तो दूसरे में से नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा NaCl, जो कि क्या है हमारा लवण बन गया, और एक H और एक H H2
और बचा O, तो क्या बनेगा H2O। तो उदासीन अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया परस्पर यानी एक साथ कराई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। जैसे एसिल प्लस NaOH, एसिल क्या अम्ल है, NaOH क्या क्षार है, तो दोनों की अभिक्रिया जब हम कराएंगे साथ में तो NaCl और H2O लवण और जल हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में बिल्कुल आपको समझाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।